नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए आज से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अंतिम मुगल बादशाह 1857 में बहादुर शाह जफर होता है, लेकिन 1707 के बाद 52 वर्ष के शासन में लगभग 12 मुगल शासक आते हैं। सारे शासक आते हैं, वो अपनी ही व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे थे, तो पूरे भारत में कैसे शासन करते। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। बाबर के बाद हुमायूं ने बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया। एक बार हुमायूं ने पद भी त्याग दिया, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर ने क्या किया था, बहुत बेहतर तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को संभाला था। और अकबर के बाद जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है। इन सब ने क्या कर दिया था, लगभग पूरे अखंड भारत में मुगल साम्राज्य का परचम फहरा दिया था। काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था भी चलाई थी, काफ़ी मुगल साम्राज्य समृद्धशाली था। लेकिन जैसे ही 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई बहुत योग्य शासक नहीं आता। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसमें औरंगजेब की नीतियाँ भी बहुत वैसी थी, बहुत कठोर नीतियाँ थी। इन सब के कारण औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी है, उनमें से कोई भी उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुआ। तो आज अब मुगल साम्राज्य का पतन, और जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होगा उसी टाइम 18वीं सदी के आसपास कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाएगा। जैसे अवध का उदय हो जाएगा, बंगाल का उदय हो जाएगा स्वतंत्र राज्य के रूप में, हैदराबाद में निजामों का उदय हो जाएगा। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। इन सारे पॉइंटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे होती है, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो काल होता है उसे हम उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब के बाद अलग अलग शासक कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम का शासन चलता है मार्च 1707 से 1712। इसके बाद शासक बनता है जहांगीर शाह, जो मात्र 1 वर्ष शासन कर पाया 1712 से 1713 तक। फारुखसियार शासक बनता है 1713 से 19, मात्र 6 वर्ष शासन कर पाता है। इसी के बाद रफ़ी उद्दरजात शासक बनते हैं। इन्होंने मात्र कुछ महीने शासन किया था, फरवरी से लेकर जून के मध्य में। इसके बाद अगला शासक बनता है रफ़ी उद्दौला। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था, ये भी कुछ महीनों के लिए शासक बनता है। तो समझिए इसके बाद जो शासक आए ना, बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं आए। मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है, इसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसी के टाइम पे क्या हो जाता है, नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। तो उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों का एक आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन के लेवल को टफ करने के लिए शासकों के नाम दे देता है। पूछता है इनमें से किसका संबंध मुगल वंश से नहीं है, या इनमें से किसका संबंध उत्तरवर्ती मुगल वंश से नहीं है। तो आपको शासकों के नाम पता होना चाहिए। मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है अहमद शाह। 1748 से 1754 तक शासन संभालता है। देखिए, कोई शासक बहुत लंबे टाइम तक रह रहे हैं, इनमें से कोई भी शासक बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता। ये समझिए 52 वर्ष के इतिहास में लगभग इनके 12 से अधिक शासक बन जाते हैं। क्योंकि कोई शासक बहुत योग्य टाइम तक नहीं, भाई 1-2 साल तो अपने आप को स्थापित करता है, इसके बाद सारी चीज़ें करता है। यहाँ तो शासक ही 2 से 3 वर्ष से ज़्यादा रह नहीं पा रहे हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1759 तक। इसके बाद आपका शाहजहां तृतीय शासक बनता है 1759 से 1760। शाह आलम द्वितीय शासक बनता है 1759 से 1806। अब ये शाह आलम द्वितीय क्या हो जाते हैं भैया, अब तो ये अंग्रेजों के ब्रिटिश पेंशनर बन जाते हैं। जैसे आपको पता है कि 1757 में क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने भी अंग्रेजों के साथ किया था।
और शाह आलम द्वितीय क्या बन गए? ब्रिटिश पेंशनर। जिस दिन से ब्रिटिश पेंशनर बन गए, इनकी शक्तियाँ तो वैसे भी बहुत खत्म हो गई। तो शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है अकबर शाह द्वितीय, 1806 से 1837। अकबर शाह द्वितीय। अब समझिए इनकी हालत, यही वो अकबर है जिन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था राजा राम मोहन राय को कि भैया इतने में हमारा गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा, जरा हमारी पेंशन बढ़वा दो। ये समझिए मुगल बादशाहों की हालत हो गई। इसके बाद अगला बादशाह बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से कहते हैं। अब बहादुर शाह जफर, ये समझो इनसे तो कह दिया था कि भैया अब ऐसा करो, आप लाल किला को खाली कर दो। तो इन्होंने क्या करते हैं? 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं, लेकिन ये वृद्ध थे। इनकी वाइफ ने अंग्रेजों के संदेशवाहक के रूप में काम कर लिया था। 1857 के बाद क्या हो जाता है? भारत में मुगलों का पूर्णतया अंत हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो ये थे आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक। इनका क्रम आपको याद रखना चाहिए, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकार दो बातें मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं कि भैया जैसे यदुनाथ सरकार है, आर्य शर्मा है, ये सब कहते हैं औरंगजेब की नीतियाँ बहुत ऐसी थी। औरंगजेब की नीतियों के कारण ही क्या हुआ था? इनका वो हुआ था। लेकिन वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था कोई भी योग्य उत्तराधिकारी का न होना। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 52 वर्षों में 12 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। आपने देखा भाई कितनी कम कम समय के लिए है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके ही पुत्रों में क्या हो गया? उत्तराधिकार के संघर्ष। मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, ये क्या थे? औरंगजेब के पुत्र थे। उसके पुत्रों में ही आपस में क्या हो गया? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। एक्चुअली 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की काफ़ी एज थी। तो इसके बेटे क्या हो चुके थे? वो भी काफ़ी एज के हुए थे। वो तो इंतजार कर रहे थे कि भैया औरंगजेब कब खत्म हो, कब उन्हें मुगल सिंहासन में बैठने को मिले। तो आपस में इनका क्या हो जाता है? संघर्ष होता है। 1707 में एक युद्ध होता है, जजाओ का युद्ध। जून 1707 में जजाओ के युद्ध में मुअज्जम ने क्या कर दिया था? मुअज्जम की सेना को परास्त करके मुगल सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया था। मुअज्जम ने क्या कर दिया? आजम की सेना को परास्त कर दिया। और 1707 में कौन सा युद्ध हुआ था? जजाओ का युद्ध। और 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम रूप से सफलता किसको मिल गई थी? मुअज्जम को। उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जजाओ का युद्ध। इसी के साथ उत्तराधिकार के लिए एक और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं धर्मत का युद्ध। तो कई बार पूछ लेते हैं जजाओ के युद्ध या धर्मत के युद्ध का संबंध किससे है? औरंगजेब की सत्ता के लिए उत्तराधिकार के युद्ध से संबंध है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कौन सा बेटा शासक बनता है? मुअज्जम। मुअज्जम कौन सी उपाधि के साथ शासक बनता है? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ शासक बन जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर होती है? अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए 1707 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध था? जजाओ का युद्ध। जजाओ के युद्ध में अंतिम सफलता किसको मिल जाती है? मुअज्जम। मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगले दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। देखो हम भले चीज़ों को कम पढ़ें, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस जीके का बहुत विस्तार होता है। आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे पॉलिटी भूलने लगते हो, पॉलिटी पढ़ने जाओगे इकोनॉमिक्स भूलने लगते हो। इसीलिए जो चीज़ें कम पढ़ी, 10 पॉइंट पढ़िए। रोज़ रोज़ 10 पॉइंट पढ़ेंगे तो हम 30 दिन में कितने पॉइंट हो जाएंगे? कम से कम 300 पॉइंट तो याद कर लेंगे। मान लीजिए हम सिर्फ 10 पॉइंट याद हो रहे हैं, पर ये 300 पॉइंट हमारे याद होने चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि आज जीएस पढ़ते चले जाएं, फिर याद करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब देखते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो हम अपनी क्लास में रिवीजन करेंगे। इसके बाद जब अगली नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम फिर से इन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे उसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपनी क्लास में सारी चीज़ों को याद करते थे। अभी इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी जॉइनिंग हो चुकी है, तो हम ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं हो रही हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को ऑफलाइन क्लासेस के तरीके ही याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 1707 में मुअज्जम शासक बनता है। मुअज्जम
कौन से युद्ध में जीतता है? मुअज्जम जजाओं के युद्ध में जीतकर शासक बनता है। मुअज्जम ने शासक बनते ही कौन सी उपाधि धारण किया था? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण किया था। अब मुअज्जम ने क्या कर दिया? औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखो, जजिया कर को इससे पहले भी किसी ने समाप्त किया था, अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या कर लिया था? पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था। अंतिम रूप से भारत से जजिया को समाप्त कौन करता है? अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करता है बहादुर शाह प्रथम। पहली बार जजिया लगाया किसने था? सिंध के प्रांत में दाहिर के ऊपर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, मोहम्मद कासिम ने पहली बार सिंध प्रांत में क्या किया था? जजिया लगाया था। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसने पहली बार क्या कर दिया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। जजिया को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। लेकिन पुनः जजिया को किसने प्रारंभ कर दिया था? पुनः जजिया को प्रारंभ कर दिया था औरंगजेब ने। भारत से अंतिम रूप से जजिया किसने समाप्त कर दिया था? बहादुर शाह। जजिया होता क्या था? जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर इस्लामिक व्यक्ति से लिया जाता था। अर्थात जो व्यक्ति मुसलमान नहीं था उससे टैक्स लेते थे कि अगर आप हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में रह रहे हो तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको एक टैक्स भरना होगा। उसी टैक्स को क्या कहते थे? जजिया कहते थे। भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसके बाद ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि इससे पहले क्या था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था तो उसने जजिया से महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को और ब्राह्मणों को छूट दे रखी थी। इसके बाद ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देता है फिरोज शाह तुगलक। फिर अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जब अकबर जजिया कर को समाप्त कर देता है, अब जब पुनः औरंगजेब शासक बनता है तो इसने क्या कर दिया था? जजिया को पुनः लगा दिया था। और अंतिम रूप से जजिया को किसको समाप्त किया था? बहादुर शाह प्रथम। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ 1711 में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। उस डच प्रतिनिधि मंडल में एक महिला शामिल थी, पुर्तगीज महिला। जूलियाना को बीबी और फितवा की उपाधि किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। डच प्रतिनिधि मंडल किसके दरबार में आता है? बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। उसी डच प्रतिनिधि मंडल में एक पुर्तगाली महिला भी थी। कौन सी महिला थी? जूलियाना। जूलियाना को बीबी और फितवा की उपाधि किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। इसी के साथ साथ जजिया कर की वसूली किसने बंद करवा दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। इसने क्या कर दिया था? महाराठा साहूबाजी को मुगल कैद से रिहा कर दिया था। जैसे आपको पता है कि जब आपने मराठा संघर्ष पढ़ा होगा तो उस टाइम पे औरंगजेब ने क्या कर लिया था? साहू जी को गिरफ्तार करके अपने कारावास में रखा था। अब बहादुर शाह प्रथम बहुत लंबी एज में शासक बना था। ये 70+ की एज में तो शासक बना था, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद इसको शासक बना था। अब ये क्या बहुत शांति से रहना चाहता था। इसने क्या कर दिया था? सुलह कुल की नीति अपना ली थी। बहुत शांति से, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, किसी के साथ ही बर्ताव नहीं करना चाहता था। इसे लग रहा था इतने बुढ़ापा में शासक बने, शांति से हम जी लें। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? सुलह कुल की नीति को भी अपनाया था। तो इसने मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया? साहू जी को रिहा कर दिया। इसी के साथ साथ मुगल शासक में बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक भी कौन था? ये था। कुछ जगह पे इसे 70+ एज का बताते हैं, कुछ जगह 65 वर्ष। मतलब काफ़ी बुजुर्ग एज में क्या हुआ था? शासक पर बैठा था। इसी के बाद क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा राजकार्यों में लापरवाह था, इसीलिए इसे शाही बेखबर के नाम से भी जानते थे। अब बहादुर शाह के बाद 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है जहांदार शाह। अब जहांदार शाह बनता है। अब जहांदार शाह ने क्या किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब देखो, मुगल गद्दी के लिए बार बार संघर्ष होगा। पहले औरंगजेब के पुत्रों में आपस में संघर्ष हुआ तो उस अंतिम संघर्ष में विजय किसको मिल गई? मुअज्जम। मुअज्जम 65-70 वर्ष की आयु में शासक बनता है और मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण किया था। मुअज्जम बहुत शांति से रहना चाहता है और बहुत ज़्यादा राजकाज में पड़ता नहीं है, इसीलिए उसे शाही बेखबर भी कहते हैं। और सुलह कुल की नीति भी उसी ने प्रारंभ कर दिया था। अब जैसे ही क्या होता है? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब बहादुर शाह के प्रथम की मृत्यु के बाद क्या होता है? इनके बेटों में भी आपस में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता किसको मिल जाती है? जहांदार शाह को। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक कौन बनता है? जहांदार शाह।
1712 में जहांदार शाह क्या होता है, मुगल सिंहासन पर बैठता है। मुगल सिंहासन बैठने में जहांदार शाह की हेल्प किया था एक व्यक्ति था, जुल्फिकार। जुल्फिकार की मदद से इसने अपने भाइयों को क्या किया था, पराजित किया था और मुगल सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही शासक बनता है, भैया ये तो गया था उसी के कंधे पर सर रखकर, उसी के कंधे से तो सिंहासन पर गया था, तो इसने जुल्फिकार को उस टाइम का जो सर्वोच्च पद होता है, वजीर, बादशाह के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण पद कोई होता है तो होता है वजीर का पद। तो जुल्फिकार को मंत्री किसने बना दिया था, जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने क्या किया था, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया था। इसी के साथ साथ इन्हें क्या कर दिया था, मालवा का सूबेदार बना दिया था। जहांदार शाह ने पता है बहुत ज़्यादा कोई शासन व्यवस्था में रहता नहीं था, इसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान नहीं था। ये तो भैया जुल्फिकार की मदद से बन गया था और जुल्फिकार ही सारे निर्णय लेता था, इसीलिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। अब इसी के टाइम पे क्या होता है, अजमी मुसान का एक पुत्र था, फर्रुखसियार। अजमी मुसान क्या था, इसके एक चचेरे भाई का बेटा था। उसने क्या कर दिया, फर्रुखसियार की सहायता से हिंदुस्तानी अमीर, उस टाइम पे गुट हो गए थे, हिंदुस्तानी अमीरों का एक गुट था, तो सैयद बंधु थे, हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान, दो महत्वपूर्ण सैयद बंधु थे। अब सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियार ने क्या कर दिया, जहांदार शाह की हत्या करवा दी। अब जब जहांदार शाह की हत्या हो जाती तो अगला शासक कौन बन जाता है, फर्रुखसियार। 1713 में किसकी हत्या हो जाती है, जहांदार शाह की, और जहांदार शाह को हम लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। बस ये जितने पॉइंट है ना, बस इतने ही पॉइंट आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्वेश्चन मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का कौन सा युद्ध हुआ था, जजाओं के युद्ध में अंतिम रूप से सफलता किसको मिली थी, और बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक कौन बनता है, जहांदार शासक बनता है। जहांदार शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनता है, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। कोई ऐसा काम ना करिए जिसकी वजह से आपको, आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। एक अच्छे नागरिक बनिए, एक अच्छे योग्य इंसान बनिए।